दोस्तों बजट डे एक दिन का होता है लेकिन उसका इम्पैक्ट आपकी पोर्टफोलियो पर लंबे समय तक रहता है। ऐसे में बजट डे के दिन हेडलाइंस आती है या तो मार्केट रैली या मार्केट क्रैश। स्मार्ट इन्वेस्टर्स ऐसे केसेस में एक चीज देखते हैं, बजट के नंबर्स के पीछे की डायरेक्शन। आज की इस वीडियो में हम बजट 2026 को लेकर इसके इम्पैक्ट स्टॉक्स पर कैसे पड़ता है, साथ ही साथ गोल्ड एंड सिल्वर पर क्या इम्पैक्ट हो सकता है एंड कौन से सेक्टर्स रियल विनर्स या लूजर्स होते हैं, डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो वीडियो को यहाँ पे पूरा देखिए और स्टॉक मार्केट इन्वेस्टमेंट के बारे में कुछ नया सीखिए। नमस्कार दोस्तों, मैं उमेश त्रिपाठी आपका स्वागत करता हूं स्टॉक फॉर रिटेल पर, स्टॉक मार्केट से जुड़ी एक नई जानकारी के साथ। तो जहां तक बजट की बात है तो इस बार का बजट संडे के दिन आ रहा है और खास बात यह है कि संडे के दिन हमारा स्टॉक मार्केट ओपन रहेगा। ऐसे में ये जानना हमारे लिए दिलचस्प हो जाता है कि पिछले 5 सालों में बजट डे पर मार्केट ने रैली की है या मार्केट में गिरावट देखी गई है। तो आगे वीडियो में हम उसको डिस्कस करेंगे, लेकिन एक बात हमें समझनी चाहिए कि जो बजट डे होता है उसमें सिर्फ इनकम या एक्सपेंस का डॉक्यूमेंट नहीं दिखाया जाता है, उसमें इकोनॉमिक रोड मैप होता है। और स्टॉक मार्केट सबसे पहले ये 3 इंपॉर्टेंट चीजें देखती है: फिस्कल डेफिसिट, जिसके तहत खर्चा कितना हुआ है और कमाई कितनी हुई है; कैपेक्स वर्सेस फ्रीबीज, जो कि हमें बताता है ग्रोथ वर्सेस कंजम्पशन की स्टोरी; एंड बोरोइंग एंड टैक्सेस, जिससे कि हमें इंटरेस्ट और लिक्विडिटी के बारे में पता चलता है। तो ये मोटा मोटी तीनों चीजें डायरेक्टली या इनडायरेक्टली हमारे स्टॉक मार्केट पर असर डालती हैं एंड साथ ही साथ बॉन्ड यील्ड्स और गोल्ड एंड सिल्वर पर भी। तो इस बार देखना दिलचस्प होगा कि भारत सरकार के कैपिटल एक्सपेंडिचर के क्या प्लान्स है और जो पिछले कैपेक्स के प्लान्स थे उस पर कहां तक अमल कर रही है। अगर बजट में हायर कैपिटल एक्सपेंडिचर दिखाया गया है एंड साथ ही साथ इंफ्रास्ट्रक्चर स्पेंडिंग स्ट्रांग होने के साथ फिस्कल डेफिसिट अगर मेंटेन है तो स्टॉक मार्केट को लॉन्ग टर्म के लिए एक कॉन्फिडेंस मिलता है। हालांकि शॉर्ट टर्म में वोलेटिलिटी दिखती है, लेकिन जो मोर ओवर इंस्टीट्यूशंस होते हैं वो हेडलाइंस को ना देखते हुए फंडामेंटल्स को देखते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम कुछ सेक्टर्स डिस्कस कर लेते हैं, उनके कुछ स्टॉक्स डिस्कस कर लेते हैं, ऐसे सेक्टर्स जो कि कैपिटल एक्सपेंडिचर को बढ़ावा देते हैं एंड साथ ही साथ इंफ्रास्ट्रक्चर स्पेंडिंग को मजबूत करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे उसको डिस्कस करने से पहले, कंपनियों को डिस्कस करने से पहले हम ये देख लेते हैं कि पिछले साल जो 2025 में बजट हुआ था 1 फरवरी 2025 को, उस दिन मार्केट कैसा मूव किया था। तो यहाँ पे चार्ट पे हमने लगा रखा है। अब एज पर रेगुलेशंस 3 महीने से पुराने का डाटा है, सो आई थिंक इट शुड नॉट बी अ प्रॉब्लम। यहाँ पे आप देखिए तो इसमें बहुत ज़्यादा वोलेटिलिटी देखी गई थी, यानी कि एक छोटी सी बॉडी बनी हुई है और ऊपर नीचे लंबे लंबे टेल्स बने हुए हैं। तो यहाँ पे हालांकि मोटा मोटी यहाँ पे देखें तो एक दिन में करीब करीब 0.11% के आसपास गिरावट तो हुई थी, लेकिन गिरावट होने के पहले मूव ऊपर की तरफ भी हुआ था, मूव नीचे की तरफ भी हुआ था। एंड इंटरेस्टिंग पॉइंट, उसके बाद देखिए तो मार्केट में गिरावट देखने को मिली थी अगले कुछ हफ्तों में और काफ़ी लंबे समय तक मार्केट कंसोलिडेट करने के बाद ऊपर की तरफ मूव किया था। तो ये तो हो गया पिछले 1 साल का डाटा। पिछले 5 सालों में क्या हुआ था आगे हम डिटेल में टेबल फॉर्म में उसको डिस्कस करेंगे। उससे पहले यहाँ पे हम कंपनीज देख लेते हैं, स्टॉक्स देख लेते हैं। तो जो पहला सेक्टर है जिसके बारे में हम डिस्कस करेंगे वो है इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर। अब इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर में स्पेंडिंग क्या है, गवर्नमेंट का क्या ऐड है कंपनीज के लिए, ये स्टडी करना हमारे लिए इंपॉर्टेंट होता है। तो यहाँ पे जो पहली कंपनी है, जो पहला स्टॉक है वो है लार्सन एंड टुब्रो। अब ये जो पर्टिकुलर कंपनी है, इसका जो ऑर्डर बुक है वो ऑर्डर बुक ही 31% के आसपास से ईयर ऑन ईयर ग्रो होता हुआ दिखाई दे रहा है एंड साथ ही साथ प्रॉफिटेबिलिटी यहाँ पे 16% के आसपास से ग्रो हो रही है। इसके साथ ही साथ यहाँ पे आप देखिए तो आप देख सकते हैं कि जो इंफ्रास्ट्रक्चर सेगमेंट है, जो टोटल ऑर्डर बुक है उसमें इंफ्रास्ट्रक्चर सेगमेंट करीब करीब 60% के आसपास का योगदान दे रहा है। यानी कि मोर ओवर जो इसका ऑर्डर बुक है उसमें इंफ्रास्ट्रक्चर रिलेटेड प्रोजेक्ट्स 60% तक का वेटेज रखते हैं। ठीक है, सो रेलवेज हो गया, रोड्स हो गई, डिफेंस, पावर, ये सब जो सेक्टर्स होते हैं जहां पे कैपेक्स जाता है यानी कि कैपिटल एक्सपेंडिचर जाता है, वहां पर ऑर्डर बुक बनती है। ठीक, तो यहाँ पे केसी इंटरनेशनल लिमिटेड आप देखिए, इसके पास पावर सेक्टर से ऑर्डर बुक है, साथ ही साथ सिविल, ट्रांसपोर्टेशन, ऑयल एंड गैस, रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर, केबल्स एंड कंडक्टर्स, ऑलमोस्ट ऐसे सेक्टर्स हैं जो कि रेलवेज एंड इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए काम कर रहे हैं।
उनके प्रोजेक्ट्स इनके पास हैं। तो ये भी एक तरह से देखे जाए तो कैपिटल एक्सपेंडिचर रिलेटेड सेक्टर हो गई, सेक्टर की कंपनी हो गई इनफैक्ट। एंड यहाँ पे अगर हम ऑर्डर बुक देखें तो करीब करीब 44,000 करोड़ रुपए के आसपास ऑर्डर बुक है इस पर्टिकुलर कंपनी के पास। तो मोर ओवर देखा जाए तो ये भी एक तरह से L&T यानी कि लार्सन एंड टुब्रो जैसी कंपनी है। हालांकि इसके पास डाइवर्सिफाइड सेक्टर से प्रोजेक्ट्स देखने को मिल रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे अगर हम शेयर होल्डिंग पैटर्न देखें तो दिसंबर 2025 में 50% यहाँ पे करीब प्रमोटर्स थे, 12% पब्लिक, और यहाँ पे आप देख सकते हैं करीब करीब 37% के आसपास FIIs एंड DIS देखने को मिल रहे थे। ठीक, सो अगला सेक्टर है यहाँ पे डिफेंस एंड PSU थीम। अब डिफेंस को देखा जाए तो पिछले कई सालों से एक तरह से देखा है स्ट्रक्चर्ड कैपेक्स स्टोरी बन चुका है। यहाँ पे अगर हम BEL यानी कि भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड की बात करें तो इनके पास ऑर्डर बुक अगर देखें तो एज ऑन 1 अक्टूबर 2025 करीब करीब 74,000 करोड़ के आसपास का ऑर्डर बुक है। एंड शेयर होल्डिंग पैटर्न पे ध्यान दें तो दिसंबर 2025 में करीब 51% प्रोमोटर्स थे, केवल और केवल 10% यहाँ पे पब्लिक, और यहाँ पे देख सकते हैं आप करीब करीब 39 यानी कि 39% के आसपास आपको FIIs एंड DIS का इन्वेस्टमेंट देखने को मिल रहा था। ठीक है, सो मोरओवर डिफेंस सेक्टर में रैली तब सस्टेन होती है जब बजट के बाद एक्चुअल में एग्जीक्यूशन दिखता है। अब आते हैं बैंकिंग सेक्टर की तरफ। तो जो बैंकिंग सेक्टर है पिछले कुछ सालों में हमने देखा है कि उसमें हमें अनप्रेसिडेंटेड ग्रोथ देखने को मिली है एंड बजट से इसका इनडायरेक्ट कनेक्शन होता है। अगर कैपिटल एक्सपेंडिचर स्ट्रांग है तो कॉर्पोरेट्स बोरो करते एंड क्रेडिट ग्रोथ जो है उसमें हमें एक्सेलरेशन देखने को मिलता है। ठीक है, यहाँ पे बात कर लेते हैं SBI बैंक के बारे में। तो SBI बैंक यहाँ पे देखिए तो नेट प्रॉफिट इनका करीब करीब 10% के आसपास से ग्रो होता हुआ दिखाई दे रहा है। ग्रॉस NPA 1.73% है, नेट NPA यहाँ पे 0.42% के आसपास है एंड इनका जो PCR है वो करीब करीब 76% के आसपास हमें देखने को मिल रहा है। यहाँ पे ओवरऑल अगर हम एडवांसेस देखें तो करीब करीब 13% के आसपास के रेट से ग्रो होते हुए दिखाई दिए और डिपॉजिट्स में यहाँ पे करीब करीब 10% के आसपास की ईयर ऑन ईयर हमें ग्रोथ देखने को मिल रही है। ठीक है, यहाँ पे अगर हम शेयर होल्डिंग पैटर्न देखें तो प्रोमोटर्स करीब करीब 55% के आसपास हैं, 6-7% यहाँ पे पब्लिक है और यहाँ पे भी आप देख सकते हैं करीब 37-38% के आसपास आपको FIIs एंड DIS देखने को मिल रहे हैं। ठीक है, इसके साथ ही साथ कंजम्पशन एंड FMCG सेक्टर। तो जब भी बजट डिक्लेयर होता है, बजट अनाउंसमेंट होती है तो उससे कहीं ना कहीं से FMCG सेक्टर एंड कंजम्पशन सेक्टर भी ओवरऑल इम्पैक्ट होता है। ऐसे में अगर हम ITC का एग्जांपल यहाँ पे ले तो ITC आप देखिए इसका ओवरऑल कंसोलिडेटेड डाटा ग्रॉस रेवेन्यू करीब करीब 8% के आसपास से ग्रो होता हुआ दिखाई दे रहा है, EBITDA यहाँ पे 2% एंड प्रॉफिट आफ्टर टैक्स करीब करीब 4% के आसपास से ग्रो होता हुआ दिखाई दे रहा है। ये क्वार्टर टू FY 2026 का डाटा है, तो क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस का जो डाटा है वो हम यहाँ पे देख रहे हैं। एंड इसके साथ ही साथ अगर हम सेगमेंट वाइज देखें तो यहाँ पे सिगरेट सेगमेंट में करीब करीब 7% के आसपास की ग्रोथ है, वहीं पे एग्री बिजनेस में करीब करीब 31% का यहाँ पे प्रॉफिट में डिक्लाइन देखने को मिला, यानी कि कंपनी लॉस मेकिंग कंपनी दिख रही है फॉर द टाइम बीइंग इन एग्रीकल्चर बिजनेस। साथ ही साथ पेपर बोर्ड्स, पेपर एंड पैकेजिंग में करीब करीब 5% की आसपास की ईयर ऑन ईयर ग्रोथ हमें देखने को एग्री बिजनेस में लॉस नहीं मेक कर रही है, इसका जो प्रॉफिट है वो ईयर ऑन ईयर 31% से डाउनफॉल हुआ है उसमें। ठीक, तो ITC में यहाँ पे अगर हम देखें तो 36% के आसपास FIIs हैं, 48% यहाँ पे DIS हैं और 15% के आसपास यहाँ पे आपको पब्लिक इन्वेस्टमेंट देखने को मिल रही है। इस कंपनी में किसी भी तरह के प्रमोटर शेयर होल्डिंग नहीं है। कुछ कंपनियां होती हैं जहाँ पे प्रमोटर्स नहीं होते हैं, कुछ ऐसी कंपनियां आपको मालूम है तो कमेंट करके जरूर बताइए ताकि दूसरे लोगों को भी पता चल सके। ठीक, यहाँ पे समझ लेते हैं कि मार्केट का ओवरऑल डायरेक्शन पिछले 5 सालों में कैसा रहा है बजट डे पर। तो जब भी बजट होता है, खासतौर पे 1 फरवरी के दिन होता है मोस्टली, कभी कभी दूसरे दिन पर भी होता है, बट मोस्टली ये 1 फरवरी के दिन ही होता है बजट और उस दिन मार्केट ओपन रहता है। तो यहाँ पे 2019 में बजट के दिन करीब 1.1% के आसपास की फॉल देखी गई थी, 2020 में यहाँ पे 2.5% का फॉल आया था, लेकिन 2021 में 4.7% का राइज देखा गया था एक ही दिन में स्टॉक मार्केट में। 2022 में भी 1.4% का राइज। उसके बाद पिछले 3 सालों में देखें तो मार्केट में एक नेगेटिव सेंटीमेंट देखा गया है बजट के दिन, खास तौर पे 2023, 2024 और 2025 में। 2025 में जैसा कि वीडियो की शुरुआत में हमने देखा था करीब करीब 0.1% के आसपास यहाँ पे देखने को मिल रहा है। अब अगर हम यहाँ पे बात करें सिल्वर एंड गोल्ड के बारे में, तो सिल्वर एंड गोल्ड में पिछले 1-1.5 साल में, 2 साल में इनफैक्ट क्या हुआ है वो हम सब ने देखा है। अगर बजट में फिस्कल डेफिसिट हाई होता है, बोरोइंग बढ़ती है और इन्फ्लेशन का रिस्क दिखता है, तो ऐसे केसेस में
गोल्ड को हेजिंग की डिमांड मिलती है। हालांकि सिल्वर जो है फिलहाल करंट स्टेटस उसका ऐसा है कि उसको इंडस्ट्री की डिमांड मिल रही है एंड इन्फ्लेशन, इन दोनों का मिक्सचर हमें वहां पे देखने को मिल रहा है। सो सिल्वर ऐसे केसेस में थोड़ा लेट मूव करता है बट शार्प मूव देखने को मिलती है उसमें। अब यहाँ पे सवाल ये आता है कि स्मार्ट इन्वेस्टर्स जो होते हैं वो बजट के दिन क्या करते हैं। देखिए वो बेसिकली ये 3 चीजें नोट करते हैं इंक्लूडिंग मी। कैपिटल एक्सपेंडिचर का जो कंटिन्यूटी है वो वाकई में है या जस्ट ऑन पेपर था, ये नोट करते हैं। साथ ही साथ फिस्कल डेफिसिट के डाटा को ध्यान से देखते हैं एंड फिस्कल डिसिप्लिन मेंटेन किया गया है गवर्नमेंट के द्वारा या नहीं, ये भी देखते हैं। एंड तीसरा और इम्पोर्टेंट पॉइंट, कौन से सेक्टर्स को 2-3 साल की विजिबिलिटी मिल रही है, इसकी स्टडी करते हैं। सो ऑल इन ऑल बजट मार्केट को हिला सकता है, लेकिन लॉन्ग टर्म में वेल्थ तभी बनती है जब आप डायरेक्शन को समझते हैं। शॉर्ट टर्म में केवल आपको हेडलाइंस और वोलेटिलिटी ही मिलती है। तो इस बजट में किस सेक्टर्स पर, कौन से स्टॉक्स पर आप फोकस कर रहे हैं, कमेंट करके जरूर बताइए। इस वीडियो में इतना ही दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। तब तक आप अपना बहुत ख्याल रखिए, हमारी वीडियोस देखते रहिए और मार्केट के बारे में सीखते रहिए।